स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कि किस तरीके से आप अपना करेंसी बैंकिंग को एक्सचेंज को पढ़ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो आज हमें देखना है कि करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज को हम कैसे पढ़ सकते हैं और हमें यह भी देखना है कि किस तरीके से उसके सिलेबस को हम समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इसके पहले वाली वीडियो में आपको सेमेस्टर 1 का जो पेपर पैटर्न था और किस तरीके से जो है सिलेबस आपका है, आपको कैसे पढ़ना है, माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट, वो आपको जाकर के प्रीवियस वाली वीडियो में देख लेना चाहिए, जहां पे मैंने स्ट्रेटेजीज करी थी कि स्ट्रेटेजीज अबाउट व्हाट सेंस कि किस तरीके से आपका सिलेबस आएगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें कैसे कैसे, जैसे कि कवरिंग यूनिट्स जो थी वो आपकी 12th में कंप्लीट हो चुकी है और जो कवरिंग यूनिट्स नहीं थी, जो अनकवर एरिया था, उसके लिए मैंने कहा था कि हमारा सारथी बैच ऑन गोइंग है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम एक करेंसी बैंकिंग पे एक लेक्चर तो आप लीजिए ताकि हम लोग को और भी क्लेरिफिकेशन आ पाए। तो आपकी डिमांड पे हमने स्टार्ट कर दिया है कि करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज को आप लोग कैसे पढ़ो कैसे नहीं पढ़ो, राइट। तो अगर आप देखो तो आज जो आपका करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज है उसमें आपकी 4 यूनिट्स है एंड जो यूनिट 1 है वो बेसिकली आपको यही बताता है कि व्हाट इज मनी, करेंसी क्या है, राइट। और क्या यहाँ पे आपको किस चीज के बारे में बताया जाएगा, आपको एक्सचेंज के बारे में बताया जाएगा कि एक्सचेंज क्या है। फिर बार्टर सिस्टम क्या है ये भी हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, बुक का रेफरेंस लेंगे। अब आप अपने यहाँ की लाइब्रेरी का रेफरेंस ले सकते हैं, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, टीचर्स के नोट्स रिफर कर सकते हैं और हमारे सारथी बैच के जो नोट्स ऑन गोइंग है और जो वीडियो क्लासेस ऑन गोइंग है, आप उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपको शुभम सर ने यह भी बता दिया था कि आपके जो पेपर्स होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रॉक्स दिसंबर में हो जाएंगे और उसके एग्जाम फॉर्म्स आपके नवंबर में आ जाएंगे। और अभी चल रहा है क्या, पूरा एंड ऑफ सितंबर। तो सितंबर एंड होने के टाइम पे आप जब ये वीडियो देखोगे तो बेसिकली इसको अपलोड होते हुए शायद अक्टूबर हो जाए। तो अब यहाँ से आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 30 दिन मिल रहा है आपको, आपकी स्टडी भी वाइंड अप करनी है और आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं, उसके लिए आपको रिवीजन भी करना है। पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवीजन कैसे करें, इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे रिवीजन करें। और ये जो आपका यूनिट 1 है ये मैं इसी क्लास में आज आपको वाइंड अप करा दूंगी, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। हालांकि वो अलग की बात है कि आपको रेफरेंसेस अपने हिसाब से ढूंढ करके लाने होंगे कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, किस तरीके से आप नहीं पढ़ सकते हो। रेफरेंस इन द सेंस कि हाँ, मैं हमेशा से बोलती हूँ कोई भी एक चीज को आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पे निर्भर होके ना पढ़ो, आप उसे अलग अलग जगह से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे साहित्य भवन की बुक मेरे पास में है, मेरी दोस्त के पास में एसबीडी पब्लिकेशन की है, तो मैं उस पब्लिकेशन या साहित्य भाषा की पब्लिकेशन से भी पढ़ने का ट्राई करूंगी सो दैट कि मुझे कुछ एक्सटेंशन में पता लग पाए। बिकॉज अभी ना आपके क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स से आप को 59 स्टूडेंट्स के अंदर एवरी वन हैज डिफरेंट पर्सोना, और आप दो लोग जब सेम स्टडी कर रहे हो तो आप अलग क्या कर रहे हो, तो अलग में जो भी कर रहे हो वो स्ट्रेटेजीज अपनाओ जिससे कि आपका एक यूनिकनेस आए और पढ़ाई में आपकी नॉलेज एक्सपेंशन हो। बिकॉज हमें अल्टीमेट पढ़ करके सिर्फ अच्छे नंबर नहीं लाने, हमें इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें करनी।
तो अभी के लिए मैं एक बुक का रेफरेंस ले रही हूँ, उस बुक से हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि और कौन कौन सी बुक है जिसमें कि आप पढ़ सकते हो। बिकॉज किसी भी एक चीज में निर्भर नहीं रहना है आपको, आपको आगे अपनी नॉलेज एक्सपेंशन करते रहना है। बिकॉज यही आपका टाइम है जिसमें आप जितनी से ज्यादा चाहे अपनी नॉलेज को एक्सपेंशन कर सकते हो और लाइब्रेरी में बैठ करके अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ प्रोडक्टिव वर्क। ओके, तो सिंपली हमें मनी बैंकिंग एक्सचेंज पढ़ना है, राइट। तो इसको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मनी क्या है, ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन ऑफ मनी की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन ऑफ मनी का मतलब है क्या। लाइक जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में रुपया चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, ठीक है, फिर पाउंड भी चलता है, और फिर अगर हम उसकी अलग बांग्लादेश में टका चलता है, नेपाल में नेपाली करेंसी चलती। तो अगर हम इन सारी करेंसी की बात करें तो इनका अपना एक मेजरमेंट है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आपने अगर मैथ्स पढ़ रखी होगी तो आपको डेफिनेटली ये चीज अच्छे से मालूम होगी कि हम रुपीस को पैसे में चेंज कर सकते हैं, ये इसकी मेजरमेंट वैल्यू है। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि थाउजेंड और जो भी प्लेसेस है, लैक्स के प्लेसेस है, करोड़ के प्लेसेस है, हम इन सभी को मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारी करेंसी को भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हम उसको भी एक्सचेंज करके देखते हैं। लाइक जैसे कि लेट से $1 अगर 80 का है तो इसका मतलब कि $1 को खरीदने के लिए आपको $80 का जरूरत पड़ेगा। तो वही सारी चीजें हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग भी मेजरमेंट हमारे पास में अवेलेबल है और इंडियन मनी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास में मेजरमेंट अवेलेबल है। बट अगर हम ये देखें कि इंडियन मनी एंड वेटेज अगर की हम बात करें तो अगर आप देखो तो यहाँ पे करेंसी यूनिट्स होती हैं, राइट। अब यूनिट का क्या मतलब है, 12 पैसे, 12 पाई का मतलब क्या, एक आना पहले कहा जाता था। 16 आने का मतलब क्या, $1 कहा जाता था। अगर हम इसका कैलकुलेशन करके लेकर के आए तो हमारे पास में वही सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो नहीं चलती, ना पैसा चलता है, लेट से अगर कहना चाहे ना अठन्नी चलती है, ना चवन्नी चलती है, ना आना चलता है, ना पाई चलती, कुछ नहीं चलता है। बट पहले के टाइम में ऐसे मेजरमेंट हमारे पास में मौजूद थे, राइट। मनी के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो मनी का जो ओरिजिन है वो आपका रुपया, पैसा, ठीक है। बिना पैसे के आप नहीं चल सकते। इवन हमें लाइफ में भी मनी का जरूरत होता है, मनी का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम मनी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, बिना मनी के हम आगे बाहर नहीं निकल सकते। अब आज की बात अलग है कि आप बिना मनी के बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज आपके फोन में जो नेट बैंकिंग है उसकी सुविधा अवेलेबल है। आपके पास में ई सोर्सेस लाइक यूपीआई एंड पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे अमेजोन प्राइम्स, इन सबके आपके पास में वॉलेट्स, ई वॉलेट्स हो गए। तो हमारा कहने का मतलब ये कि आप बिना पर्स के बाहर नहीं निकलते तो मनी पढ़ना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और जब आप बिना पर्स के बाहर नहीं निकलते तो बिना पर्स के लाइक देखा जाए तो जीवन आपका है नहीं। तो इसकी हिस्ट्री पढ़ने के बारे में जब अगर आपको कहा जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो क्या है कि मनी जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ को हैंडल करने के लिए जो है यूज करा जाता है। साथ ही साथ बिजनेस में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बिजनेस बिना पैसे के चल ही नहीं सकता। तो जब बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता तो हमें मनी लाना कैसे है, फंडिंग कैसे क्रिएट करनी है, बैंक का मैकेनिज्म कैसा है, और जो भी ओनर है वो कैसे पैसे को जुटाते हैं बाय द वे ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, एंड आप खुद भी एज एन प्रोप्राइटर किस तरीके से पैसे को लेकर के आते हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप देखो कि किस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको सोचने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट।
अगर आप बात करो तो व्हेन वी कम टू थिंक अबाउट मनी इन अ मास, दैट इज से ऑल मनी यूज फॉर ऑल पीपल इन इंडिया, हर मतलब कि हर एक इंसान मनी का इस्तेमाल करता है। वी फाइंड that the simple to understand government has made up itself responsible coming all the money wanted to the country because confer greater benefit to the people। मतलब कि इन्होंने ये चीज कही कि हम बिना मनी के जिंदा ही नहीं रह सकते, राइट? बिना मनी के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नो मैम, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम मनी से खरीद ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, हमारी इमोशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय रिश्ता नाता। तो ये सारी चीजों को हम मनी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट अगर देखा जाए तो मुझे अगर कहीं घूमने से खुशी मिलती है तो घूमने के लिए आपके पास में पैसा चाहिए, और पैसा अगर मेरे पास में तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में कहना चाहे तो मनी कैन बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? तो आपका ये जो मनी है ना, ये बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, राइट? और आप भी ऐसा, अगर आप देखो, अगर हमारी जो लास्ट जनरेशन थी, जो हमारे मॉम डैड की जनरेशन थी या फिर हमारे दादा दादी वाली जनरेशन थी, वो कैसी थी कि हाँ बेटा पढ़ लिख जाओ फिर उसके बाद में तरक्की करो, ऐसा वाला आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि एवरीवन डिपेंड्स ऑन मनी, और जब वो मनी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो मतलब हर एक इंसान जब मनी के ऊपर डिपेंड होता है तो फिर वो सोचता है ओके हाँ मैं एडुकेशन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे नौकरी मिल जाएगी, मैं यहाँ पे नौकरी कर लूंगा या फिर कर लूंगी और फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। ये एक सिंपल सी थिंकिंग है। या फिर आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम में स्टार्टअप कर लेते हैं, राइट? स्टार्टअप की भी डेफिनेशन चेंज हो गई है कि हमने एक चाय का स्टॉल खोल लिया या फिर काइंड ऑफ किसी तरीके का गारमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मुझे वहां से अर्निंग हो रही है, राइट? तो बाय द वे ऑफ मेरे पास में जीवन यापन करने के लिए मनी चाहिए, और मनी मुझे कहाँ से मिलेगा? जब मैं काम करूंगी, और जब मैं काम करूंगी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, और टारगेट गुरुकुल को आपको ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें मिल पाए। और एक बेस्ट थिंग बताऊं मैं आपको, टारगेट गुरुकुल का अपना एक सेपरेट लखनऊ गुरुकुल एक चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तकरीबन 13,000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, 12,500 से 13,000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आप भी फटाफट ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात किस पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मनी पे, राइट? तो मनी पे अगर हम बात कर रहे थे तो कैसा है कि हर एक चीज का अपना एक प्राइस होता है, राइट? जैसे कि मान लो आपको अगर एक टॉफी खरीदनी है, आज की एक टॉफी कितने 5 रुपए में आ रही है, तो इसका मतलब कि आपको 5 रुपए जुटाने पड़ेंगे, राइट? आपको 5 रुपए जुटाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक टर्म में आपको पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप वो चॉकलेट खरीद पाओगे। तो लोगों की अपनी अलग डिमांड है। आज की डेट में ना रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक और रिक्वायरमेंट है आपकी, वो है इंटरनेट की। यस, अगर मेरा इंटरनेट ही कनेक्शन ही लॉस हो जाए तो मैं आपसे मीट आउट नहीं कर पाऊंगी। तो हमारी एक बेसिक नीड तो इसमें हो गई कि हमें इंटरनेट का जरूरत है। अब इंटरनेट को खरीदने के लिए भी ना मुझे मनी का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे रहने के लिए। और इंटरनेट चल रहा है, फिर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी के लिए खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने लिए खाना पीना लेकर के आऊंगी, उसके लिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। फिर मुझे सोने की नीड भी होगी, बिकॉज मैं अगर पूरा दिन बोलती रहूंगी तो मैं थक जाऊंगी, तो मुझे सोने की भी नीड होगी। तो लाइक मुझे अब क्या एक रूम भी खरीदना पड़ेगा जिसमें कि घर होगा जो कि मैं रहूंगी जहां पे, उसके लिए भी मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो देखो ना, ईच एंड एवरी जगह पे मुझे कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ कमा रही हूँ। तो एक हेल्दी माइंडसेट मेरा क्या कह रहा है? पैसा चाहिए, ठीक है? तो मनी आपको हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है, ऐसा बुक कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि आपके मोस्ट ऑफ थिंग्स को ये कंप्लीट कर सकता है, लाइक फूड, शेल्टर। अब क्या है,
मनी को किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं? मनी इज एन मेजरमेंट, कि आप उसको मेजर कर सकते हो। एक चॉकलेट आपको 5 रुपए की मिलेगी, इसका मतलब उसका मेजरमेंट क्या है? 5 रुपए है। ठीक है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब मनी नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि हमें जैसे कुछ चाहिए होता था, उसके बदले में हम उसकी दूसरे इंसान की जरूरत को ढूंढते थे और उसको वो सामान दे देते थे, तो वो सामान हमको जो है बदले में उस मिल जाता था जब हमको चाहिए होता था। राइट। तो अब एक बात बताओ मुझे, जरूरी नहीं है कि मुझे अगर चीनी का रिक्वायरमेंट हो तो सामने वाले इंसान को कुछ और चीज का भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो उस तरीके से उससे, जिसे हम बोलते हैं विनिमय, तो हम विनिमय कर लिया करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, बट द थिंग इज कि जरूरी नहीं है ना कि उसको हमारी बकरी की ही जरूरत हो, या उसको हमारे बकरी के दूध की ही जरूरत हो, या फिर हम उसको हमारे गाय के दूध की जरूरत हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि हाँ, कभी इत्तेफाक की बात है कि हमें चीनी की जरूरत है, उसके पास में चीनी है, और उसको दूध की जरूरत है, हमारे पास में दूध। तो इसीलिए मनी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, मनी का ओरिजिन जब हमारे यहाँ पे हुआ तो हम ऐसा समझते थे कि हाँ, ये मनी है, अब इससे हम कर ही सकते हैं। बट ना, मनी की भी अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब हमारे यहाँ पे मनी आया तो फिर हर एक बैंक मनी छाप रहा था, हर एक बैंक। और हर एक बैंक जब मनी छाप रहा था तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी करा गया। राइट। तो ये सारी चीजों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत मजा आती है सारी हिस्ट्रीज में। ओके, तो हम लोग एकदम बिल्कुल सीधे से पॉइंट पे आते हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप पता करके आओगे कि मनी का ओरिजिन किस ईयर में हुआ है, और मनी को लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है, ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, और उनके क्या मीनिंग है। और एक मनी की देवी भी कही जाती है ना, जापान में मनी की देवी थी एक, उनके बारे में भी पढ़ के आओगे कि मनी की देवी कौन थी। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ के आओगे, बिकॉज मैं तो आपको फटाफट बता दूंगी तो वो क्रेज खत्म हो जाएगा, जो कि आप खुद से सेल्फ लर्निंग करके आओगे। राइट। ये सारे के सारे नोट्स ना आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जब आप कोर्स में आओगे तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, ओके, तो बात करते हैं, मनी की बात कर रहे हैं तो पेपर मनी कब आया? पेपर मनी आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले हमारे पास में स्वर्ण मुद्राएं भी चलती थी, फिर रजत मुद्राएं चलती थी, उसके बाद में आपकी पीतल की धातुएं भी चलने लगी। ठीक है, तो ये राजा महाराजा का टाइम था जब हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स चल रहे थे, फिर सिल्वर स्टैंडर्ड आए, फिर हम मेटालिक स्टैंडर्ड्स पे आ गए, एंड अब हमारे पास में जो रुपया है वो रुपए कॉइन वाला, वो वाला मेटल चल रहा है। तो ये सारे मनी, फिर उसके बाद में ना जब इतना सारा मनी लोग रखने लगे ऐसे थैलियों में, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया? पेपर का कॉन्सेप्ट आया, पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। हमारे पास में पेपर करेंसी है, वो हल्की होती है, वो जल्दी खराब नहीं होती है, और हम उसे अपने पर्स में रख करके इधर उधर सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं, और आप मेरी तरीके से शॉपिंग करने भी जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि करेंसी के बारे में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे करेंसी कैसी चल रही थी, या तो वन मेटल की चल रही थी, या तो गोल्ड की चल रही थी, सिल्वर की चल रही थी। इन्होंने दोनों तरीके की, कभी कभी ऐसा होता था कि गोल्ड की भी करेंसी साथ ही साथ चल रही है और सिल्वर की करेंसी भी साथ ही साथ चल रही है। तो ये सारे, फिर उसके बाद में क्या, टोकन मनी भी रिप्रेजेंट करने लगे फ्रैक्शनल पार्ट को, कि स्टैंडर्ड कॉइन माना जाएगा इसे। तो यहाँ पे हम क्या, पेपर मनी के बारे में बात करेंगे। राइट। पेपर मनी इज इशू इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड नोट। ठीक है, प्रिंटेड नोट विच नीड टू प्रॉमिस टू पे टू द बियरर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड मनी। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे उसको ध्यान से पढ़ना,
वहां पे। और जब अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। जब आपका जो आपका बिजनेस लॉ का या कॉमर्शियल लॉ में एक चैप्टर आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, उसमें आपको बताया जाएगा कि बियरर क्या होता है, वाहक क्या होता है। मतलब कि उस नोट में क्या लिखा रहता था कि मैं इसको अदा करने का जो है वचन देता हूँ, इस तरीके से लिखा रहता था। वो पेपर करेंसी प्रिंटेड करेंसी होती थी और वो ऑथराइज करेंसी भी मानी जाती थी, जिसमें कि हम यहाँ पे ऐसे लिख करके उसको यूज करते थे। पहले के टाइम में एकदम बिल्कुल लाइक ये 1770 के पहले की मैं बात बता रही हूँ, जिसमें कि ऐसा चलता था, ठीक है। और ये कैसे मिलती थी हमें? ऑन डिमांड मिलती थी। In a many country, banks are allowed to issue such a note. A strict regulation by government. Government का strict regulation होता था, वो उन्हीं को मिलती थी। लाइक ये उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि महाजन लोग इसको अवेल कर पाते थे। हमारे पास में तो महाजन से ही आती थी, जो कि एक कर्जा सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पे। कि पहले के टाइम में क्या होता था कि ये जो पेपर करेंसी के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, इस टाइम में महाजन आ गए थे। तो महाजन क्या करते थे? महाजन क्या करते थे? महाजन आपको इंटरेस्ट देते थे, लाइक इंटरेस्ट पे लोन देते थे, कर्जा देते थे। और फिर उसके बाद में वो जब कर्जा आपको देते थे तो वो उसके ऊपर ब्याज लगाते थे। बैंक का कोई भी रेगुलेशन नहीं रहता था उसमें ब्याज लगने पे। और जब वो चीजें होती थी तो वहां पे आप अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग वहां पे जो है इंटरेस्ट ले लिया करते थे, राइट। हाइड्रेशन बॉडी को बहुत जरूरी है, आप लोग भी पानी पीते रहा करो। ओके, बट क्या हुआ 1770 के बाद में प्राइवेट बैंक इश्यू करने लगे नोट इन बंगाल। बंगाल में क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स जो थे वो इशू करने लगे नोट। फिर बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे, उन्होंने 1809 से 1840 और 1843 में जब इन्होंने नोट इशू करे तो ये 1862 तक जो है यहाँ पे, ठीक है। When a bank failed, how to cover banknote become a worthless or nearly. There are many cases in Europe and America. मतलब क्या होने लगा कि यहाँ पे ये नोट तो इशू करने लगे, प्राइवेट बैंक्स भी नोट इशू करने लगे, बट उससे क्या होने लगा कि जालसाजी बहुत ज्यादा होने लगी। देखो, when a bank fail, how to cover it, banknote become a worthless or nearby. The bank, so many cases in Europe and America where bank failed to pay the note on demand, that is to say immediately they are presented for the encashment, and similar difficulty had occurred in India. यहाँ इंडिया में भी वही चीजें हुई कि जो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंक जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। साथ ही साथ इन्हीं के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी नोट छाप रहे थे। उसकी वजह से जालसाजी होने लगी, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स थे वो भी अपने नोट छाप रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने बैंक से अपने नोट्स तुरंत के तुरंत विड्रॉन करना शुरू कर दिया। और जिसकी वजह से हमने ये सारी परेशानी को झेलना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम जो था ना वो फेल हो रहा था, वो रोक नहीं पा रहा था फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को। गवर्नमेंट हैज डिजायर टू सप्लीमेंट सिल्वर बाय यूज ऑफ सम ऑफ करेंसी मीडियम, सो लेसन ऑफ द डिमांड अपॉन द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द सिल्वर, अवॉइड locking up too much capital और unproductive uses, ठीक है। जैसे कि हर एक इंसान के पास में अब लाइक हर एक इंटरप्राइज काइंड ऑफ और हर एक बैंक, हर एक प्राइवेट बैंक और जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी कर रहे हैं वो भी अपने नोट छाप रहे हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अब आपका जो ये पैसा है इसको आपको छापने के लिए सबसे पहले हमारे एवज में जो है सिल्वर रखना पड़ेगा, और वो सिल्वर आपको रखना पड़ेगा तब जाकर के आप नोट छाप पाओगे। तो इसलिए ताकि
कोई भी बैंक जालसाजी करता है या फिर कोई भी बैंक अगर छापता है नोट अपने, तो वो क्या कर सकता है, वो रिलेट कर सकता है कि हाँ आपका सिल्वर हमारे पास में है, हम इससे रिकवरी करेंगे, फिर हम इस सिल्वर को बेच करके जो है गवर्नमेंट जनता का पैसा उनको देगी अगर वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में कभी भाग करके जाते। तो उन्होंने ये चीज ऐसे करी और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। It is considered too impractical to introduce gold into circulation in India. Consequently, the only alternative left the popular use the paper currency। ये एक ओनली अल्टरनेटिव बचा कि अब इंडिया में क्या हुआ कि गोल्ड को इंट्रोड्यूस करा गया। उन्होंने कहा कि अब आपको नोट छापने के लिए सबसे पहले हमारे सरकार के एवज में स्वर्ण रखना पड़ेगा, सोना रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप नोट छाप पाओगे। तो देखो ये थिंक वेरिएशन आ रहा है। सिल्वर की बात हो रही थी अभी विदेश में, फिर हमने गोल्ड के बारे में बातचीत करी, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब एक रिदम आया, ठीक है। हर एक इंसान गोल्ड को नहीं रख सकता है, और जो भी इंसान गोल्ड को नहीं रख सकता है तो हम उसको मना कर रहे थे कि आप हम यहाँ पे नोट नहीं छापोगे, राइट। As a Honorable Miss James William, Finance Member, said in speech introducing paper currency bill in 1861, object government aims to accomplish by having resource to a sound, point to be noted, sound की बात कर रही हूँ मैं, well regulated paper currency की बात कर रही हूँ, journal applications to होल ऑफ इंडिया। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने का ट्राई कर रहे थे ये सर कि एक पेपर करेंसी का मैकेनिज्म भी अच्छा हो जाए और रिसोर्सेज में हमारे पास में साउंड मनी आए। ऐसा नहीं हो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी चल रही है और हम किसी भी तरीके से बस नोट्स का यूज कर रहे हैं, बिकॉज जहां पे वो जालसाजी पाया जाएगा फिर आप भी पकड़े जाओगे, क्योंकि आप भी नोट को यूज भी कर रहे हो उसको, और फिर उसके बाद में उसके एवज में आपने कोई भी सुना भी नहीं रखा। At all the time easily or rapidly convertible into coin which it represent currency paper currency so well secured and safely legal tender। फिर पेपर करेंसी को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया। मतलब कि अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मान लो मेरे पास में एक पेपर है, ठीक है, मेरे पास में एक पेपर है, उसमें सो कॉल्ड ना ही तो किसी भी गवर्नर की सिग्नेचर है और ना ही उसमें भारत सरकार की मोहर है, और आरबीआई के जो सीरियल नंबर्स होते हैं जिससे हम नोट को पहचानते हैं वो भी पहचान उसमें मौजूद नहीं है, और वो एक पेपर है जिसमें कि लिखा हुआ 10 रुपए अदा करना है इनको। तो क्या वो पेपर करेंसी होगी? नो, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की छाप होगी और उसमें क्या होगा कि गवर्नर की सिग्नेचर होगी, और उसके बाद में जो भी ऑफिशियल फोटो होती है उसमें, और जो पीछे के साइड में उसमें चिन्ह होता है वो मौजूद होगा, और ईयर ऑफ नोट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या लीगल टेंडर होंगी? आंसर इज यस, वो लीगल टेंडर होंगी। आज के टाइम में हमारे भारत में किसी के पास में ऐसा राइट नहीं है कि वो नोट छापे, लेकिन अगर वो नोट छापते हैं तो वो इजीली पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गोल्ड का कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखा है, और वो उनके जो रिजर्व बैंक के जो क्रम संख्या है उससे भी मैच नहीं हो रहा, इस वजह से वो पकड़ लिए जाएंगे। और आज हमारे पास में बहुत सारे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है फॉर द फ्रॉड एक्टिविटी डिटेक्शन के लिए। अब अगर हम बात करें तो ओके, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिलसिला जो है वो 1965 से स्टार्ट हो गया था। वैल्यू ऑफ करेंसी नोट इन करोड्स ऑफ रुपीस, लगभग तकरीबन 7 करोड़ के तहत जो है हमारा जो है वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स का जो है वो इशू हुआ था। फिर उसका परसेंटेज अगर हम इंक्रीज देखें तो ये हमारा परसेंटेज जो है इंक्रीज ही हो रहा है ऊपर आते आते करीबन, नहीं तो देखो ये इतने करोड़ का नोट इशू
छापा गया था। तो ये सिलसिला बरकरार रहा। अब नोट का जो परसेंटेज का रेट था वो इंक्रीज हो गया और 1915 से 1920 के तहत ये क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, ये डबल हो गया। डबल इन द सेंस कि उतने टाइम 182 था, अब कितना हो गया 336। फिर 1915 से 16 के बीच में भी यही सिलसिला चल रहा था और इसके बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है और आरबीआई को देखना है कि वो कैसे मैकेनिज्म करते हैं और आरबीआई की साइट पे जाकर के देखना उन्होंने अभी के टाइम में कितना गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है, कितना उन्होंने उसके एवरेज में सिल्वर रखा हुआ है, कितना गोल्ड रखा हुआ है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और रिजर्व जो रिवर्स रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मार्जिन मनी क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपने 2 से 3 लाइन अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है, बिकॉज आप जब ये सारी चीजें करोगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। जस्ट केवल मेरा लेक्चर आप देख रहे हो और फिर उसके बाद में जा रहे हो और फिर बाकी सारे काम कर रहे हो और लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो कमिंग बैक टू टॉपिक, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करेंसी बैंकिंग, पेपर करेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डेंजर ऑफ ओवर इशू, ठीक है, बहुत ज्यादा इशू ना हो जाए, इसके लिए इंडियन करेंसी नोट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा इंडियन करेंसी नोट। कब, ओरिजिनल एक्ट 1861, पेपर करेंसी रिजर्व इन अ ग्रेट स्टोर and silver rupees kept always in radiance of paying note in either gold or silver percentage इनकैशमेंट, मतलब आपको नोट को छापने के लिए गोल्ड या सिल्वर को एवरेज में रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ द रिजर्व में बी हेल्ड अप द 85 करोड़ इन अ शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट आइदर इन इंग्लैंड or in India, kind of bear a interest and which can be easily sold in case it should be necessary. Procure gold and silver, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और ये रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप नोट छाप सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या, अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दो जरा, ये कब की बात हो रही है, 1861 की। उतने टाइम में हमारे पास में क्या था, हमारे पास में ब्रिटिश लॉ अप्लीकेबल हुआ करता था इंडिया में, मतलब इंडिया में अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हम ब्रिटिश लॉ के अधीन काम कर रहे थे, तो वहां पे ये बात कही गई, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, हमें मोटे मोटे तौर पे पता चल गया, हमने अप्रोक्स अभी 30 मिनट के अंदर ही अंदर ये समझ लिया कि करेंसी क्या है, गोल्ड सिल्वर मैकेनिज्म के बाद में हमने ये देख लिया पेपर करेंसी क्या है, फिर पेपर करेंसी रिजर्व्स क्या क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं, और इस बीच में मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, द वर्क ऑफ बैंक। अब बैंक का काम कैसे चलता है, तो बैंक को अगर हम देखें तो बैंक में क्या हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक क्लाइंट के, कस्टमर के या फिर बैंकर के, बैंकर और कस्टमर, बैंक और कस्टमर, यही सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ना हमारे पास में अब वो वाला कॉन्सेप्ट धीमे धीमे जा रहा था कि अब हमें महाजन के पास ना जाकर के गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स खोल लेते तो हम बैंक में एक्टिविटी कर सकते थे, राइट। तो ज्यादा हमारे पास में बैंक मौजूद नहीं थे और हमारे पास में क्या, जैसे कि बैंकों के ऊपर बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी लग रहा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, फिर उसके बाद में हमारा एसबीआई का अपना अलग एक्ट है, आरबीआई का हमारा अपना अलग एक्ट है। तो ये सारे जब बैंक्स के एक्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग हम वर्क ऑन करने लगे।
तो बैंक एक ऐसा प्लेस है जहां पे पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या हो सकता है, मनी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, बैंक आपका कौन कौन सा काम कर सकता है? तो अगर आप देखो तो बैंक के पास अपनी कैपिटल होती है, वो डिपॉजिट कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक और क्या कर सकते हैं? बैंक क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको विड्रॉल कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी एक ऐसी एक्टिविटी में जिसको लोन चाहिए उस बिजनेस को लोन भी दे सकते हैं। इसके अलावा वो आपको फाइनेंस कर सकते हैं आपकी ईएमआई पे, या फिर आपको वो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आरडी दे सकते हैं, टाइम डिपॉजिट दे सकते हैं, और एक बेटर इंटरेस्ट रेट पे आपको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बैंक से आप डीमेट अकाउंटिंग के द्वारा शेयर्स भी परचेस कर सकते हो। ये रियल लाइफ सिनेरियो, ये आज का सिनेरियो है। बट पहले के टाइम में सिर्फ बैंक के पास में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती थी, और अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग लोग निभाते थे। लाइक अलग अलग लोग निभाने का क्या मतलब है, देखो पहले अर्थव्यवस्था को समझने का ट्राई करो। अर्थव्यवस्था ये कहती है हमारी कि जब तक मतलब लाइक जब हमारा आजादी हुई, ठीक है, तो आजादी के टाइम में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा विचलित थी। विचलित इन द सेंस कि ये हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इसमें क्या अप्स एंड डाउन हो रहे थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी, भुखमरी बहुत ज्यादा थी, और हम अगर देखें तो हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं होता था कि हम किसी को समझ पाए, खरीद पाए, कुछ सामान खरीद पाए, वो भी नहीं होता था, राइट। तो जब यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं थी तो गवर्नमेंट ने क्या करा, तब हमारे पास में एक रूलर पार्टी थी कांग्रेस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में ये पार्टी थी कांग्रेस ने क्या करा, यहाँ पे मतलब कि इन्होंने काफी ज्यादा अपने रोल अदा करे और अहम रोल निभाए। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने प्लेस टेक करा, और फिर उसके बाद में हमारे पास में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया आजादी के बाद में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वर्कआउट करने लगे। और गवर्नमेंट ने ये कहा कि आने वाले टाइम में जब भी भारत का उद्धार नहीं हो जाता है, तब तक हम ये जितनी भी कंपनीज हैं और जो भी वर्कआउट कर रही हैं उन सबको हम अपने अंडरटेकन में लेंगे, तब तक जब तक उनका निर्माण और वो भारत का उत्थान नहीं हो जाता है। तो इतनी सारी कंपनीज को लिया गया और उनके साथ में मिल करके सरकार ने काम करना शुरू करा। तो सरकारी कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो सरकारी कंपनी होती है वो किस पे काम करती है। अभी आप जब थर्ड सेमेस्टर में अपने आओगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड्स, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि सरकार हमारे लिए किस तरीके से अहम रोल अदा करती है, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि यहाँ पे हम कंपनीज को आगे बढ़ाएंगे और उनके ऊपर फंडिंग करेंगे और हम पैसे इकट्ठा करेंगे, साथ में मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या हमारे पास में हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। बट कुछ टाइम के बाद में हमने ये देखा कि हम आजादी के बाद इतना ज्यादा डर गए थे कि हमने हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया। मतलब सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए और एक नारा लगाया कि हाँ हम लोग हमारे में संपन्न है और हम घरेलू उत्पाद को ही निर्माण करके आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम में हमें ये सहूलियत नहीं थी कि हम कंफर्टेबल भी नहीं थे कि हम जा सके, ओपन हो सके। तो हमने ओपन होना नहीं समझा। फिर हमने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में हमारे प्लान्स जो थे वो प्लानिंग के तहत नहीं हो पाए, पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। तो हमने क्या करा उसके आगे, फिर हम आगे 1991 के टाइम पे हमारी इकोनॉमी को ओपन कराए, एलपीजी कॉन्सेप्ट आया और फिर हम आगे बढ़ने लगे।
तो जब हम वहां पे आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि अब हमारे पास फंडिंग भी आ रही है और हमारी जीडीपी ना ग्रोथ होती चली गई। अब जीडीपी आप अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है आपका जीडीपी आएगा। जीडीपी इन द सेंस की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो इन सब के बारे में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि क्या व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज सब्सिडीज, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। और आपको मीनिंग भी समझ में आएंगे। तो हमारी ना बस इतना समझ लो कि देश का उत्थान होने लगा, फिर हमारी जब इकोनॉमी खुल गई तो ये सारी चीजें चल रही थी और हमने अपने आप को रिजेक्ट कर लिया था। अब इन सारी चीजों से ये समझ में आता है कि चेंज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और हमें चेंज को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो चेंज आपके भले के लिए है तो अगर आपको पता है कि उसकी जो तासीर है वो अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि उससे आपको नुकसान होगा तो नो मीन्स नो होता है। आप डेफिनेटली उस चीज का विरोध कीजिए बिकॉज हम संवैधानिक मतलब हम संविधान भारत में रहते हैं, हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिली जुली अर्थव्यवस्था है। हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी हमें लगता है कि ये चीजें हमारे बर्ताव से बदल रही है या फिर इन सारी चीजों को अब हम समेट करके आगे नहीं बढ़ सकते, डेफिनेटली उस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए। बट अगर हमें लगता है कि नहीं वो पहले वाली पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी या फिर उस तरीके से हम चले तो हम आगे बढ़ सकते, तो हमें हक है विरोध करने का, राइट। ओके, तो अब एक मेन पॉइंट पे आते हैं और कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं। ये जो बैंक्स है ना इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप एप्लीकेशन पे मैं ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, आप वहां पे जाके विजिट करना। एक तो पहला तो ये काम है कि एप्लीकेशन पे जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग विजिट करना वहां पे। दूसरी चीज ये है आपको पता करना है कि बैंक 3 बैंक जो मर्ज हुए वो किस में मर्ज हुए, उनका नाम क्या रखा गया 1921 में, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता करनी है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आप इस करेंसी बैंकिंग में क्यों पढ़ोगे, क्या रिलेवेंस है और क्या पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट। फिर उसके बाद में हम कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो होमवर्क दिया आप उसको ढंग से करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। इनकेस अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही है तो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम आपकी क्लास हमें नहीं अच्छी लग रही है, तो हम कुछ अलग से ट्राई करेंगे कि आपको कुछ अलग से बता पाए। और इसके अलावा अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।